हेलो एवरीवन। आज का पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। आज के जो मेन हाईलाइट है जो हमें डिस्कस करना है, कौन कौन सा न्यूज मेजर डिस्कस करना है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो न्यूज आज है, सबसे पहला न्यूज आज है वो है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल पोल के लिए डेट अनाउंस हो गया है। कौन अनाउंस किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डेट अनाउंस कर दिया है कि 18 जुलाई को प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। अगर जरूरत पड़ा तो 21 जुलाई को काउंटिंग होगा और ये अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो अभी जो प्रेसिडेंट है उनका टर्म जो है वो 24 जुलाई को एंड हो रहा है। तो इससे पहले नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए इनका अनाउंसमेंट कल हुआ है। दूसरा न्यूज है वो इंडिया पाकिस्तान का भी हाल ही में 118वां 118th इंडस वाटर कमीशन कमीशन का मीट दिल्ली में हुआ है। तो इसी के आधार पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे ये जो एग्रीमेंट है ये इंडिया पाकिस्तान के टाई को ब्रीच कर सकता है, एक ब्रिज के रूप में काम करता है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में आ सकता है कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना अप एंड डाउन होने के बाद भी, ये जो एग्रीमेंट जो है ये एग्रीमेंट अभी भी चल रहा है। और ये 1960 में एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद से ये कंटिन्यू प्रोग्रेस पे है। ये एग्रीमेंट अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस एग्रीमेंट से हमें सीखना चाहिए और इसके बारे में सारा कुछ मेंशन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये किसके ब्रोकर्ड में हुआ है और सारे जो है उसको। उसके बाद अगला जो है वो है ईरान से रिलेटेड न्यूज, टाइज रीसेट। मीन्स अभी इंडिया में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं। तो यहीं पे बोला है कि हम लोग अपने टाइज जो है वो रीसेट कर सकते हैं। अब टाइज रीसेट करने का बात क्यों आया? क्योंकि 2020 में जब ईरान पे सैंक्शन लगा तो इंडिया भी ईरान से सारा ऑयल खरीदना बंद कर दिया। और इंडिया और ईरान का रिलेशन थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि इसी से ईरान जो था वो फरजाद फरजाद बी गैस प्लांट था, जो इंडिया के द्वारा सर्च किया गया, इंडियन कंपनी के द्वारा ढूंढा गया था, उसे इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तो ये चाहबहार पे जो रेलवे कंस्ट्रक्शन है उसपे भी इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो कम कर दिया गया। तो ये सारा इशू है। तो इसी के बारे में कि हम लोग इस टाई को रिसेट कर सकते हैं, फिर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो मेन न्यूज है वो है आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो टॉप किया है इंडियन यूनिवर्सिटीज में। जो क्यूएस रैंकिंग जो है, हर साल क्यूएस रैंकिंग आता है, इसमें इंडिया आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो टॉप किया है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे क्या रैंकिंग होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आज के हमारे 4 मेजर हाईलाइटेड न्यूज हैं जो हमें देखना है। तो सबसे पहला न्यूज हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला न्यूज है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि 18 जुलाई को इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड, प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन वोट कर सकता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो होता कैसे है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। जैसे हमारे यहाँ जो इलेक्शन जो है वो 2 तरह के मेथड्स होते हैं। पहला क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एपीटीपी। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से मेथड से होता है, कैसे होता है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें अभी देखेंगे। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का बात करें तो आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 जो है ये किसी के बारे में बताता है। ये बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये इलेक्शन से का प्रोविजन है। अगर हम इसके आगे बात करें तो आर्टिकल 55 में है मैनर ऑफ इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 आप है
आर्टिकल 56 में रिलेटेड है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का कितना टर्म होना चाहिए, क्या टर्म है? तो प्रेसिडेंट का 5 साल का एक टर्म होता है, 5 इयर्स। और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट कितने टर्म में भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और जितना बार चाहेंगे उतना बार वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अनलिमिटेड है हमारे यहाँ। मीन्स अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट का कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो कितना बार बनेंगे, जितना बार चाहे वो प्रेसिडेंट हो जाए। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में कोई भी 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, 2 टाइम्स ऑफ 4 इयर्स ईच टर्म। 4 ईयर का एक टर्म होता है, बस 2 ही बार वो बन सकता है। जैसे अभी हाल ही में न्यूज में था आपका रशियन प्रेसिडेंट के बारे में कि रशियन प्रेसिडेंट जो थे वो अपने टर्म को 4 टर्म कर लिए हैं। यानी वहां पे 6 साल का एक टर्म होता है। तो वहां पहले प्रोविजन था कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म ही बन सकता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 4 टर्म बना लिए। आप चाइना के प्रेसिडेंट को देखो, यहाँ पे इंडेफिनिट टाइम यहाँ भी वो जितने बार चाहे बन सकते हैं। पहले वहां भी एक प्रेसिडेंट जो था वो रिटेन नहीं होता था, तो ये सारा कुछ बहुत सारा चेंजेस हुआ। लेकिन इंडिया में पहले से ही ऐसा है कि प्रेसिडेंट जो है वो अनलिमिटेड टाइम एक जो है वो जितना मन उतना टर्म के लिए बन सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बस वो नॉमिनल हेड होते हैं, उनको नॉमिनल हेड बोला जाता है। जो मेन हेड जो इंडिया के होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्रेसिडेंट इसलिए इसमें हमेशा एक ही को रिटेन भी आप कर सकते हो, प्रेसिडेंट वो जो पार्टी चाहेगी, जो प्राइम मिनिस्टर चाहे, जो वोट में जो जीतेगा कोई भी यहाँ पे खड़ा हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। जैसे आर्टिकल 57 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट का री इलेक्शन कैसे होगा, कब होगा, क्या जरूरत पड़ेगा, कब री इलेक्शन हो सकता है। आर्टिकल 58 में क्या मेंशन है? आर्टिकल 58 में मेंशन है क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप कौन प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकता है, कौन कौन कैंडिडेट बन सकता है प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। और उसके बाद आर्टिकल 59 में है कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं, ये सारा कुछ है। तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि मेनली आर्टिकल 52 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 59 तक जाता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का हम सारा प्रोविजन का बात नहीं कर रहे, सिर्फ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक प्रोविजन। तो हम सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन प्रेसिडेंट बन सकता है? तो इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट का होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए। जैसे अगर हम इसका यूएस से कंपेयर करें तो यूएस में लिखा हुआ है हु बोर्न इन यू अमेरिका, जो अमेरिका में जन्म लेगा, जो अमेरिका के भूमि पे, अमेरिका के जमीन पे जन्म लेगा, वही वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है, वही वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है, बाकी नहीं। जैसे तो और वहां जो जन्म लेता है उसको वहां का ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाता है और वो वहां के एलिजिबल हो जाता है। मीन्स सपोज करो आप इंडियन सिटीजन हो, ओके, आप इंडियन कपल हो, आप प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो, अगर वो प्लेन यूएस टेरिटोरी में यूएस स्पेस को पार कर रहा है और अगर आपका बच्चा सपोज करो जन्म लेता है यूएस स्पेस में, तो वो यूएस सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। और इवन कि वो यूएस का प्रेसिडेंट भी बन सकता है क्योंकि वो यूएस में जन्म लिया है। वहां का ये क्राइटेरिया इस तरह से, वहां का क्राइटेरिया मीन्स वहां जो जन्म लेगा वो वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में सिंपली है सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि आप कहीं भी जन्म लो, अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप आप ले रखे हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड हो। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए, आप में वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो मेंबर ऑफ लोकसभा में होता है। मेंबर ऑफ लोकसभा यानी कि आप लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। एक अब लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो
आप अनसाउंड माइंड नहीं हो, यानी कि आपका दिमाग सही होना चाहिए। आप क्या है, आप आपके बहुत ज्यादा उधारी नहीं होना चाहिए। आप तो ये सारा बहुत सारा क्राइटेरिया। और इसका लोकसभा मेंबर के एक क्राइटेरिया क्या है कि इसका एज 25 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ एक डिफर कर जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन आपका लोकसभा मेंबर वाला, लेकिन एज आपका लिमिट जो है वो प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स चाहिए। लोकसभा मेंबर के लिए एज कितना है? 25 ईयर्स। तो एक यहाँ पे ये डिफर कर जाता है। फिर क्या है, आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए मीन्स आप कोई ऐसा जॉब ये सब ना कर रहे हो जिससे कि आपको प्रॉफिट हो रहा हो। उस ऑफिस से आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप इलिजिबल नहीं। ये क्राइटेरिया यहाँ पे है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। आप जब प्रेसिडेंट बनते हो, कंडीशन क्या है आर्टिकल 59 के अनुसार? अगर हम आर्टिकल 59 देखें तो आप जब प्रेसिडेंट बनते हो तो प्रेसिडेंट बनने के टाइम में आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो, विधानसभा के मेंबर हो, या लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के मेंबर हो, अगर आप इसमें से किसी के मेंबर हो तो आपको रिजाइन करना होगा, तभी आप प्रेसिडेंट बनने के लिए आप इलिजिबल हो। आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं हो, आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो, ये सारा यहाँ पे कंडीशन है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब आगे आता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन कर सकता है। हु कैन वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग करने का जो जिसके पास है, जो एलिजिबल है, वो कौन है? इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी बिकॉज अभी जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इन द सेंस लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों का मेंबर इलेक्टेड मेंबर। जैसे राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं, इनको वोट करने का, ये वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो और साथ ही अगर एक और क्वेश्चन आता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के जो मेंबर हैं वो वोट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं। राइट? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सारे स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है। तो अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लोग वोट करने लगेंगे तो उस स्टेट के पास ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, किसी के पास ज्यादा वोट आ जाएंगे, किसी के पास कम वोट आ जाएगा। इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इंक्लूड नहीं किया गया है प्रेसिडेंशियल वोट में, इलेक्शन में वोट करने के लिए। ठीक है, अब आता है मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मेथड, क्या मेथड है, कैसे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं उसमें सारे एमपी और एमएलए के वोट का शेयर होता है, वोट शेयर होता है, वैल्यू होता है, वोट का शेयर वैल्यू होता है हर वोट का। सपोज करो किसी का हर, जैसे एमपी का इस बार के हर एमपी का वोट का वैल्यू कितना है? 700। यानी कि अगर एक एमपी वोट देगा तो उसके वोट को काउंट कितना होगा? 700। ये यहाँ पे काउंट होगा। ओके, तो टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल कितने लोग वोट में शामिल होंगे? 4809। ये 4809 लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर सब मिलाकर हैं। इसमें से लोकसभा के मेंबर कितने हैं? 543, राज्यसभा के 233। ये लोग, ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 776। इनका वोटिंग वैल्यू कितना है? इसका कितना है? 700। इनका वोटिंग राइट है।
तो ये कैसे आया 700 कैसे आया, किस बेसिस पे 700 काउंट किया गया? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि वोटिंग वैल्यू ऑफ एमएलए क्या है। वोटिंग वैल्यू ऑफ एमएलए, ईच एमएलए क्या है? तो वोटिंग वैल्यू ऑफ ईच एमएलए कैसे निकलता है? जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार के टोटल एमएलए का सीट कितना लेजिस्लेटिव असेंबली में? 243। तो एक का कितना होगा? तो अगर हम बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जैसे बिहार का पॉपुलेशन कितना है, एक अगर राउंड फिगर में लेते हैं तो 10 करोड़ 41 लाख, 10.41 करोड़ इतना हुआ। अब इतना करोड़ हुआ, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे कितना से? टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि 243 और इंटू 1000। ये आपका आएगा क्या? बिहार के ईच एमएलए का वोटिंग वैल्यू, वोटिंग वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरह सारे स्टेट के एमएलए के वोटिंग वैल्यू निकलेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, जितने जो सारे स्टेट के एमएलए के वोटिंग वैल्यू है सब ऐड होगा टोटल, और ये किससे डिवाइड होगा? ये आपका ये किससे डिवाइड होगा? सॉरी, टोटल नंबर ऐड होगा और एक किससे डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सपोज करो XYZ टोटल वैल्यू ऑफ वोट है सारे एमएलए का पूरे इंडिया का मिलाकर, तो इसको कितना से डिवाइड किया जाएगा? इसको डिवाइड किया जाएगा 776 से, और यही इक्वल टू कितना आया है? 700। ईच एमएलए का वोट, ईच एमपी का वोट का वैल्यू कितना है? 700। इस तरह से ये है, ये हुआ एमएलए एमपी के वोटिंग वैल्यू। अब देखते हैं कि इलेक्शन होता कैसे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। जैसे एक सिस्टम है, दूसरा क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये जो सिस्टम है इससे हम लोग किसका सिलेक्शन करते हैं? एमपीज, एमएलएज, मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, ये सबका इससे हम लोग करते हैं। इसमें इसका सिस्टम क्या है? इसमें क्या है, कोई भी अगर मान लो कि कोई 1000 वोट किसी को मिला, किसी को 1001 वोट मिला, तो ये विनर है। डजेंट मैटर वो कितना परसेंट उसका वोट शेयर है, इससे मैटर नहीं करता। अगर आपका एक वोट भी सबसे ज्यादा है तो इस सिस्टम में आप क्या हो? आप विनर हो, आप जीत गए चुनाव। लेकिन इसमें क्या है, इसमें शेयर के बेसिस पे होता है। और प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना वोट चाहिए? प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने के लिए टोटल वोट का 50% प्लस 1 चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितना चाहिए प्रेसिडेंट को? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट बाई 1 + 1 यानी कि 2 और +1, मतलब कि 50% प्लस 1। इतना वोट मिलता है तभी वो राष्ट्रपति बन पाएगा, नहीं तो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। अब मैटर आता है कि क्या कोई जरूरी है कि हमेशा वो 50% प्लस वोटिंग किसी को मिले? हो सकता है किसी को कम हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 ही कैंडिडेट, हो सकता है 4 कैंडिडेट हो, और हो सकता है वोटिंग शेयर किसी का 36% है, किसी का 27% है, किसी का कुछ परसेंट है, यानी कि किसी का 50% नहीं है। तो क्या होगा? तो क्या बार बार वोट होगा? तो नहीं, वोट जो है वो एक ही बार होगा, और इनका वोट जो है वो ट्रांसफर होते जाएगा। कैसे? सपोज करो 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी, इनका रेफरेंस दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। 100 वोट हुआ है, 100 वोट हुआ है। मान लो कि ए को रेफरेंस में मिला है 25 वोट, बी सॉरी ए को रेफरेंस में मिला है 35 वोट,
बी को रेफरेंस में मिला है 25 वोट, सी को रेफरेंस में मिला है 15 वोट। कितना हो गया? 35 और 25, 60, 70, 75, इसको कर देते हैं 20 वोट, मिला है 20 वोट। और डी को मिला है भी, मान लो कि एक और कैंडिडेट है ई, और इसका रेफरेंस है 5, ठीक है। तो इसको मिला 20 वोट, 35 वोट, 25 वोट, 20 वोट, इसको मिला 15 वोट, ठीक है। तो कितना हो गया? और ई को मिला 5 वोट, ठीक है। सपोज करो जो ई को 5 वोट, यानी कि उसका जो रेफरेंस, 5 लोग जो रेफरेंस दिए होंगे, सपोज ये 5 लोग का उनका जो है, जैसे रेफरेंस में जो है उनका ई का रेफरेंस 1 सब दिए हैं, तभी उसका काउंट हो रहा है। मान लो कि वो लोग सेकंड रेफरेंस में कुछ 2 लोग जो है वो ए रखे हैं, 2 ए रखे हैं, ठीक है। ई का जो 5 वोट मिला उसमें से 3 और 2 जो हैं वो बी रखे हैं, और एक जो है वो सेकंड रेफरेंस में किसको रखे हैं? सी को। तो अब इसको 5 वोट सबसे कम है, तो ये इलिमिनेट हो जाएगा। और इसका जो सेकंड रेफरेंस जो है, सेकंड रेफरेंस इस सब ए में, ये बाकी में ऐड हो जाएगा। यानी कि अब अगर हम देखें तो ए का वोट कितना हो जाएगा? 37, बी का वोट कितना हो जाएगा? 27, सी का कितना हो जाएगा? 21, और डी का कितना है? 15। और ई इलिमिनेट हो गया। अभी भी किसी के पास 50% प्लस वोट नहीं है, तो फिर जो डी है इसका फर्स्ट रेफरेंस को छोड़कर सेकंड रेफरेंस देखा जाएगा कि इसका सेकंड रेफरेंस क्या है। तो सपोज करो डी का सेकंड रेफरेंस जो 15 लोग जो वोट दिए हैं, उनमें से 5 लोग का, उनमें से 10 लोग जो हैं वो रेफरेंस दिए हैं ए का, ठीक है। 2 लोग रेफरेंस दिए हैं बी का, 2 और 3 लोग रेफरेंस दिए हैं सी का, 15 वोट हो गया। तो अब ए इलिमिनेट हो जाएगा और इनका वोट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा ए में। ए को टोटल वोट कितना हो गया? 47, बी का कितना हो गया? 29, सी का कितना हो गया? 24। अभी भी ए को 50% वोट नहीं मिल रहा है, तो अब सी को इलिमिनेट किया जाएगा और सी का सेकंड रेफरेंस देखा जाएगा कि इसके सेकंड रेफरेंस में क्या है। सपोज करो इसके सेकंड रेफरेंस में ए को मिला है 10 वोट और बाकी है बी को मिला है 14 वोट। तो ए का कितना हो गया? 10 वोट मिल गया, तो कितना हो गया? 57, और बी का कितना हुआ? 43। यानी कि यहाँ पे अब ये 50% से ज्यादा वोट इसका आ गया, 50% 1 से ज्यादा वोट है, यानी कि अब ये जो है वो विनर अनाउंस हो गया। तो अगर फर्स्ट रेफरेंस में अगर ए को वोट 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलता, तो इस तरह से इलिमिनेशन और काउंटिंग, इलिमिनेशन एंड काउंटिंग जब तब तक चलता है जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50% प्लस 1 वोट ना मिल जाए। जैसे ही 50% प्लस 1 वोट मिलता है वो विनर अनाउंस हो जाता है। ये वोटिंग प्रोसेस है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। इसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, सपोज करो कोई डिस्प्यूट आ गया, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट आ गया, तो ये डिस्प्यूट कहाँ रिजोल्व होगा? ये डिस्प्यूट आपका रिजोल्व होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जिसको सुना जा रहा है, जैसे एक प्रोसेस होता है, केस जो होता है वो कैसे प्रोसेस कैसे होता है? पहले लोअर कोर्ट, फिर हायर कोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इसको बोला जाता है अपेलेट जुरिस्डिक्शन। हम लोग अपील कर रहे हैं, लोअर कोर्ट में जो केस आया वहां पे जजमेंट हुआ, उसको हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, हाई कोर्ट के में अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। ये होता है अपेलेट जुरिस्डिक्शन। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, ये प्रोसेस से नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, दोनों में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि कोई भी डिस्प्यूट्स होगा तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। ये क्राइटेरिया है, ये सारा कुछ रिलेटेड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, जो कि हम 24 जुलाई को नए प्रेसिडेंट हमारे होंगे, 18 जुलाई को इनका इलेक्शन होने वाला है। तो ये सारा प्रोसेस इलेक्शन के टाइम में देखा जाता है, ये सारा कुछ देखा जाता है। होप सब लोग समझ गया होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया रहता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन। अब हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
अगला जो आर्टिकल है, इसमें जो राइटर जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है, हम इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू, इंडस वाटर ट्रीटी जो है इससे हम सीख सकते हैं कि सारा कुछ होने के बाद भी, अप एंड डाउन होने के बाद भी, कैसे ये जो ट्रीटी है ये कंटिन्यू चल रहा है। हर साल इसका मीटिंग होता है और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो दोनों एक दूसरे को बताते हैं और सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। जो सारा इस ट्रीटी में जो सारा आर्टिकल्स है, जिसमें जो प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 7 में जो प्रोविजंस है, अगर आपको कुछ इशू है तो आप दूसरे स्टेट के सामने उठाओगे। आर्टिकल 8 में जो प्रोविजंस है कि अगर आपको कुछ इशू है तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जाओगे जो इसका ब्रोकरेज किया है। अगर आप वर्ल्ड बैंक के डिसीजन से सहमत नहीं हो तो आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भी जा सकते हो। तो मीन्स इसके थ्रू ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये जो एग्रीमेंट है, जो इंडिया पाकिस्तान का टाई को, इसी के तरह हमें और एग्रीमेंट लाने की जरूरत है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो हमारे कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, अगर आप देखोगे तो इंडस नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, इंडस रिवर सिस्टम। ये एक्चुअली में इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड है। अब इंडस रिवर सिस्टम तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम जो है वो कब से पढ़ते आ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जिसमें हम लोग, अगर आपको सब लोग को ध्यान हो तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें सप्त सिंधु, वेदा में मेंशन है सप्त सिंधु एरिया, यानी कि सप्त सिंधु मतलब सिंधु रिवर से और इसके 7 नदियां जो इशारा कौन, तो यही जो सिस्टम है। तो अभी इसमें से एक जो रिवर इसका इंडस रिवर सिस्टम का एक रिवर जो था हड़का घग्गर, वो सूख चुका है। बाकी 6 अभी हैं, इंडस चेनाब झेलम सतलज रावी ब्यास, 6 नदी हैं। तो ये एक्चुअली में इंटरनेशनल नदी है जो इंडिया, जैसे इंडस जो है, इंडस चाइना से होते हुए, यानी कि तिब्बत से होते हुए, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये एक्चुअली में 1960 में हुआ है। उसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में। ओके, ब्रोकरेज कौन किया था, ब्रोकरेज या मीडिएटर कौन था इसका, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसका ब्रोकरेज था। इस ट्रीटी के अनुसार, इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार, 3 जो अपर रिवर हैं, इंडस चेनाब और झेलम, ये तीनों का कंट्रोल पाकिस्तान को मिला और सतलज रावी और ब्यास का फुल कंट्रोल किसको मिला, इंडिया को। तो इसका मतलब क्या, इंडिया इंडस चेनाब और झेलम के पानी को यूज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इंडस चेनाब और झेलम के पानी का 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। ठीक है, 20% का मतलब क्या, इसमें क्या आएगा, जैसे एग्रीकल्चरल इशू, एग्रीकल्चरल जो है वो, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ में इंडिया कर सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है, जो बिना डैम बनाए, विदाउट डैम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है रिवर के स्पीड से। रिवर का जो वाटर का जो स्पीड होता है, उसी स्पीड में से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो ये इंडिया कर सकता है, एग्रीकल्चरल यूज कर सकता है, और रिवर में पानी भी कुछ हमेशा रहना चाहिए। तो इसके लिए इंडिया को 20% वाटर दिया गया और इसका 80% वाटर जो है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, कंप्लीटली पाकिस्तान यूज करेगा। तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा इस पे जाते रहता है, पाकिस्तान बहुत सारे इंडिया के प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन लगाते रहता है। और इसके बारे में उस समय के यूएस प्रेसिडेंट कौन, डेविड एजनहावर, बोले थे कि ये एक ब्राइट स्पॉट है, ये एक बहुत अच्छा ट्रीटी है जो कि हमें ये दिखाता है कि ये जो डिप्रेसिंग वर्ल्ड है जहां सब लोग आपस में लड़ रहा है रिसोर्सेज के लिए, यहाँ पे ये एक रोशनी के रूप में काम कर रहा है, ब्राइट स्पॉट के रूप में काम कर रहा है, जो कि हमें
आगे का रास्ता दिखाएगा और ट्रीटी को करने के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट ट्रीटी के रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि ऐसे एक प्रेडिक्ट किया गया है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो मोस्टली वाटर के लिए होगा, वो मोस्टली वाटर के लिए। और इसमें या ऐसे प्रेडिक्शन में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में वाटर शेयर कर रहे हैं, वो भी बिना किसी रोक के। इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अपने सबसे वर्स्ट कंडीशन से गुजर रहा है, फिर भी ये दोनों को, ये ट्रीटी को कुछ नहीं हुआ है। ये ट्रीटी जो है वो एज इट इज चल रहा है। यही यहाँ पे इस आर्टिकल में समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर आपको कुछ इश्यूज हैं तो आप जो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप सारा कुछ कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान जो है, जैसे इंडिया जो है 2-3 प्रोजेक्ट बना रहा है, जैसे पाकल डुल प्रोजेक्ट, पाकल डुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये किस पे बना रहा है? ये मारूसुदार रिवर जो है, मारूसुदार रिवर, ये जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसका? चेनाब रिवर का। चेनाब रिवर का ट्रिब्यूटरी है, इस पे ये डैम, ये प्रोजेक्ट है। ये एक्चुअली में मोस्टली 700-600 कुछ मेगावाट बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट है। तो इस पे पाकिस्तान ऑब्जेक्शन किया था कि ये अगेंस्ट में है, और वो वर्ल्ड बैंक के पास गया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गया। वर्ल्ड बैंक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नहीं, इंडिया कुछ भी ट्रीटी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। इसी तरह दूसरा जो प्रोजेक्ट है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये किस पे है? ये नीलम रिवर पे है। नीलम रिवर जो कि झेलम के ट्रिब्यूटरी है, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इस पे भी पाकिस्तान जो था वो ऑब्जेक्शन लगाया था, वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भी गया था, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो था वो 2013 में इंडिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया। उसके बाद से इंडिया इस पे डैम बना रहा है, प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है। अभी फिर से इसके लिए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास गया है, लेकिन इंडिया इस काम को रोका नहीं है, क्योंकि इसको पहले ही ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एक जो तीसरा जो प्रोजेक्ट है जिसपे पाकिस्तान ऑब्जेक्शन लगा रहा है वो है रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसमें भी पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास गया था 2017 में। वर्ल्ड बैंक इंडिया को ग्रीन सिग्नल इस पे भी दे दिया कि नहीं, ये इंडिया कोई भी एग्रीमेंट के अगेंस्ट में काम नहीं चल कर रहा। और ये जो है ये चेनाब रिवर पे है। चेनाब रिवर पे आप लोग ये रिवर ध्यान रखना कि कौन से रिवर पे कौन सा ये सारा प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मैच द फॉलोइंग में कोई भी, या तो जेपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट सर्विसेज या यूपीएससी ही मैच द फॉलोइंग में कभी कुछ स्टेटमेंट में पूछ सकता है। और ये 850 मेगावाट का है, बिजली का प्रोडक्शन होगा यहाँ से। तो ये सारे रिवर जो हैं वो बहुत, ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का इससे पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी पावर, रिन्यूएबल एनर्जी जो पावर है इंडिया का वो इससे बढ़ेगा। इंडिया और ज्यादा अपना सेल्फ सफिशिएंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी में। जो इंडिया का जो टारगेट है 2030 तक, जो अभी जो टारगेट किया गया है 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी, इसको पूरा और करने में हेल्प मिलेगा। तो इस कारण इंडिया ये सारे प्रोजेक्ट को कर रहा है, और इससे हमारा जो पावर का जो इशू है, पावर डेफिसिट जिसको बोल सकते हैं, वो कम होगा। उधर सबको एम्प्लॉयमेंट ऐसा मिलेगा। ये सारे प्रोजेक्ट इकोनॉमिक और सोशियो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो ये सारा इस आर्टिकल के थ्रू बताया गया, और ये यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका क्या इम्पैक्ट है, ये कैसे आगे चल रहा है। तो वही जो ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो टर्म है, ये न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो इसके आर्टिकल 8 में मेंशन है इंडस वाटर ट्रीटी के, कि अगर किसी भी स्टेट को प्रॉब्लम होता है तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, और वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करेंगे। और ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट होंगे वो सारे कंडीशन को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और उसके बाद अपना डिसीजन देंगे। अगर उस डिसीजन से कोई खुश नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, और वहां पे वो सारा कुछ सुनाएगा, और वहां से जो डिसीजन आएगा फिर उसके आधार पे काम किया जाएगा। इसमें एक और चीज क्या है कि इस जो ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट से कोई भी एक कंट्री यूनिलैटरली बाहर नहीं हो सकता। जैसे अभी जब पुलवामा और उरी अटैक हुआ था, उरी अटैक हुआ था, या फिर पुलवामा अटैक जो था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रेक कर देना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रेक। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस ट्रीटी में एक मेंशन किया हुआ है कि जब तक दोनों कंट्री कोई और ट्रीटी नहीं करते हैं
इससे वन साइडेड बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं, वन साइडेड आप बैक ऑफ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में। इसके बाद अगर हम अगला आर्टिकल देखें, जो अगला आर्टिकल है वो है टाइज रिसेट। ये क्या है टाइज रिसेट? अभी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया में आए हुए हैं। हुसैन आमिर जो हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान एफएम, वो इंडिया में आए हुए हैं। अभी जो प्रोफेट मोहम्मद साहब का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, इसके बाद कोई भी पहली बार कोई गल्फ कंट्री का जो हेड हैं वो गल्फ कंट्री के जो मिनिस्टर्स या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आए हैं। और ईरान जो है वो क्या है, ईरान ओआईसी का भी मेंबर है, ओआईसी का मेंबर है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का भी मेंबर है। ये इंडिया के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स को बहुत सप्रेस किया जा रहा है वगैरह वगैरह, जम्मू कश्मीर ऐसा पे इशू देते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि इंडिया इसमें टाई रिसेट कर सकता है। इंडिया अपने टाइज को, जो रशिया के साथ इंडिया का टाई जो है वो खराब हो चुका है, उसको इंडिया फिर से रिसेट कर सकता है। अब बात आता है कि ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और ईरान का जो टाई है, इंडिया और ईरान का जो टाइज है वो रिसेट करने की जरूरत है। क्यों यहाँ पे रिसेट करने की जरूरत क्यों है? तो 2020 के पहले ईरान मोस्टली इंडिया का सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर था। अभी प्रेजेंट में इंडिया रशिया ईरान से 0% ऑयल खरीद रहा है। ऐसा क्यों? तो ईरान पे 2015 के पहले सैंक्शन लगा हुआ था, इकोनॉमिक सैंक्शन, राइट? इकोनॉमिक सैंक्शन कौन लगाए हुए थे? वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस। क्यों लगाए हुए थे? क्योंकि ये लोग ईरान पे आरोप लगा रहे थे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है। अब न्यूक्लियर इनरिचमेंट क्यों से क्या मतलब है? जैसे न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट जो है, अगर न्यूक्लियर इनरिचमेंट 3 to 5% होता है तो इट्स ओके, ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है, पावर प्रोडक्शन के लिए। अगर ये इनरिचमेंट अप टू 20% हो तो ये रिसर्च ये सब के लिए होता है। और यही इनरिचमेंट अगर 90% तक चला जाता है तो वो न्यूक्लियर वीपन बन जाता है, जो कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं। तो ईरान पे ब्लेम लगा कि ईरान जो है वो 90% तक इनरिचमेंट बढ़ा रहा है, यानी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वीपन तैयार कर रहा है, ये कहना था लोगों का। ठीक है, तो इस पे बहुत निगोशिएशन चला, जेसीपीओ का फॉर्मेशन हुआ। जेसीपीओ क्या है? ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये 2013 से 2015 तक निगोशिएशन चला और इसके बाद एग्रीमेंट हुआ। इसमें कितने कंट्री थे जेसीपीओ में? P5+1, यानी कि P5 कौन है? यूएनएससी के परमानेंट मेंबर, और +1 जर्मनी। ये निगोशिएट किससे कर रहे थे? ईरान से। तो ये निगोशिएशन में क्या बना कि ईरान पर से सारा जो इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो हटाया जाएगा, और ईरान के जो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सब किसके सुपरविजन में चले जाएंगे? आईएईए के सुपरविजन में चला जाएगा। आईएईए कौन है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। ठीक है, तो ये 2015 में निगोशिएशन में ये एग्रीमेंट हुआ कि ईरान पर से सारा सैंक्शन हटाया जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगा हुआ है वो सारा हटाया जाएगा, और बदले में ईरान जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेगा,
और इसके जितने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन किसके निगरानी में रहेंगे, किसके सुपरविजन में रहेंगे, आईएईए के सुपरविजन में रहेगा। आईएईए 1957 में फॉर्म हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में, और इंडिया इसका मेंबर है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर एक्टिविटी जैसा पर नजर रखता है, और ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद जब इकोनॉमिक सैंक्शन हटा तो इंडिया ऑयल खरीदने लगा ईरान से, और ईरान सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन गया इंडिया का। उसके बाद इंडिया जो था वो उसका यहाँ पे चाबहार पोर्ट जो है वो डेवलप करने लगा। अब इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान उसमें अफगानिस्तान में गवर्नमेंट थे, अशरफ गनी का गवर्नमेंट था, यानी कि पब्लिक, अभी तालिबान का उसमें नहीं था। इंडिया जो था वो चाहता था कि अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट करे वो रास्ता, इंडिया एक अल्टरनेट रास्ता बना रहा था मुंबई से चाबहार, और चाबहार से रेल रूट और रोड रूट के थ्रू अफगानिस्तान में घुसना। ये तो शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट था। इंडिया का यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ये था कि इंडिया अफगानिस्तान को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया देख रहा था। जो इंडिया सेंट्रल एशिया में घुसने का प्रयास, उसको अपना अफगानिस्तान को अपना गेटवे बना रहा था कि हम अपना जो रास्ता है वो यहीं से बनाएंगे, क्योंकि अभी इंडिया का क्या है, इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे इंडिया का प्लानिंग था, ये सारा कुछ चल रहा था। और दूसरा क्या था, ये और स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे हार्डली 100 नॉटिकल माइल्स पे ग्वादर पोर्ट है, जो कौन डेवलप कर रहा है, चाइना। यानी कि इंडिया चाबहार से चाइना पे नजर रख सकता है, और ये इनका अपना ट्रेड रूट भी है। लेकिन क्या हुआ 2020 में, ट्रंप गवर्नमेंट, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है था यूएस का, वो बोला कि हम जेसीपीओ से बैक ऑफ कर रहे हैं, यानी कि हम जेसीपीओ के एग्रीमेंट को खत्म कर रहे हैं। जेसीपीओ जो है वो, ईरान जो है जेसीपीओ के अगेंस्ट में काम कर रहा है, और वो लगातार न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है। इवन कि आइए ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कंटिन्यू सुपरवाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यूएस जो था वो क्या किया, ये को तोड़ दिया और इस पे बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया। अब जब इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया तो इंडिया ऑयल खरीदना कम कर दिया, और अब लगभग बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया है ईरान से ऑयल। अब जैसे देखो, जितने जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट करता है, इंटरनेशनल रिलेशन डिपेंड करता है इकोनॉमिक रिलेशन पे, इकोनॉमिक रिलेशन पे। ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ है, इसका मेन चीज क्या है, ऑयल। अगर आप ऑयल और गैस इससे नहीं खरीदोगे तो ये आपको क्यों हेल्प करे, सीधी सी बात है, ये आपको हेल्प नहीं करना चाहेगा। तो उसी समय इंडिया का जो विदेश ऑयल लिमिटेड जो है, जो कंपनी है जो विदेश में सारा रिसर्च सब करता है, ऑयल सब रिलेटेड, वो वहां पे गैस बहुत बड़ा खोजा, फरजाद बीच जिसका नाम था, फरजाद बीच। यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज हैं, गैस रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज। जब इसको यूज करने का बात आया तो इंडिया को इससे ईरान बाहर कर दिया, बोला कि हम खुद इसको डेवलप करेंगे, क्योंकि इंडिया इससे ऑयल नहीं खरीद रहा, सीधी सी बात है। तो ये सब इशू यहाँ पे हुआ। और अमेरिका जो था, अमेरिका चाबहार पोर्ट को सैंक्शन से बाहर रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया चाबहार पोर्ट को डेवलप कर सकता है, हर पोर्ट को डेवलप कर सकता है, क्योंकि इंडिया का इसका अफगानिस्तान का मेन मकसद यहाँ पे क्या था, अफगानिस्तान। इंडिया यहाँ से अफगानिस्तान के रास्ते को जा रहा था, इसलिए अमेरिका बोला कि इसका मेन मकसद जो है वो अफगानिस्तान तक रिसोर्सेज को पहुंचाना, डेवलप करना है, इसलिए चाबहार पोर्ट को हम सैंक्शन के अंदर में नहीं रखेंगे। तो ये सारा यहाँ पे इशू चल रहा है। तो इसी को बोला जा रहा है कि अब इंडिया जो है वो अपने टाई को रिसेट कर सकता है, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ईरान जो था वो चाइना के साथ 25 साल का एग्रीमेंट किया, ट्रेड एग्रीमेंट किया, क्योंकि इस पे बहुत सारा सैंक्शन लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अपने इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो इसी सब के लिए इंडिया को बोला जा रहा है कि इंडिया अपना टाइज को रिसेट कर सकता है।
यहाँ से ये अफगानिस्तान जाता था, काबुल जाता था। यहाँ से अपना ये सेंट्रल एशिया, इसलिए इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था। ये सेंट्रल एशिया में अपना विंडोज देख रहा था, गेटवे टू सेंट्रल एशिया। इंडिया अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान इंडिया के लिए जितना इम्पोर्टेंट नहीं था, उतना इम्पोर्टेंट अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे था। क्योंकि सेंट्रल एशियन के 5 कंट्री जो है वो बहुत ही एनर्जी रिच कंट्री है, खास करके नेचुरल गैस के मामले में। जैसे हम यहाँ पे तापी गैस लाइन, तापी गैस पाइपलाइन जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तापी क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तुर्कमेनिस्तान से यहाँ से ला रहे हैं, या अफगानिस्तान होते हुए एशिया ला रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज जो था वो यहाँ पे सेंट्रल एशिया था। ईरान के साथ डेवलपमेंट, अच्छा रिलेशन रहा था। यहाँ से हमें ऑयल जो था, सस्ता ऑयल मिल रहा था, अभी हमें महंगा ऑयल खरीदना पड़ रहा है। जैसे अभी हाल ही में हमारे फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दिए, क्या स्टेटमेंट दिए कि आप ईरान से हमें गए ऑयल खरीदने पे रोक लगा दिए, क्या हम ईरान से नहीं खरीदे, उस पर सैंक्शन लगा हुआ है। आप वेनेजुएला से हमें ऑयल नहीं खरीदने दे रहे हो, आप हमें रसिया से भी ऑयल खरीदने से मना कर रहे हो, तो हम ऑयल खरीदे, आप हमको सस्ता ऑयल दो। यहाँ से हमें सस्ता ऑयल मिल रहा है, वहां से आप खरीदने नहीं दे रहे हो। बोल रहे कि ये लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये लोग वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है। तो आप हमें सस्ता तेल दो, हम यहाँ से नहीं खरीदेंगे। हमें तो अपना प्रॉफिट देखना है ना, हमें तो अपने कंट्री को देखना है ना, इतना इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो ये सब यहाँ पे और इशू है। दूसरा बात यहाँ पे क्या है, ये और इंडिया के लिए ये जो ये है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया जो था वो INSTC, INSTC क्या है, INSTC है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये क्या है, ये है रोड, ये तीनों है, वाटरवेज, रोडवेज और रेलवेज। तीनों के थ्रू इंडिया से कनेक्टिविटी को यूरोप तक ले जाना। इससे बहुत फायदा होगा, हमारे ट्रेड जो है वो सस्ता हो जाए। पहले अभी देखो, ये जो है ये INCTC का रूट है, और ये जो है वो नॉर्मल रूट है, ट्रेड का नॉर्मल रूट है। कितना लंबा हमें जाना पड़ रहा है नॉर्मल रूट से, ये बॉम्बे है, बॉम्बे से हमें कितना लंबा जाना पड़ रहा है, राइट। बॉम्बे से इधर पर्शियन गल्फ, रेड सी होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए, ऐसे ऐसे यहाँ पे इतना लंबा जाना पड़ा। और यहाँ पे ये सिंपल सा, यहाँ से चाबहार, ईरान, रसिया होते हुए यूरोप होते हुए, अजरबैजान होते हुए यूरोप। तो इस पे 3 हॉल्ट रखा गया था INSTC में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। पहला क्या है, मुंबई से बंदर आवास। बंदर आवास ईरान का एक सीपोर्ट सिटी है, कैसे, सी रूट के थ्रू। बंदर आवास से बंदर ए अंजाली, बंदर ए अंजाली भी एक ईरान का ही सिटी है, पोर्ट सिटी। यहाँ कैसे जाएंगे, बंदर आवास से बंदर ए अंजाली भाया रोड। बंदर ए अंजाली से कहाँ जाएंगे, अस्ट्राखन, ये रसिया है, यहाँ कह जाएंगे शिप, यानी कि फिर से सी रूट से, ये कैस्पियन सी से होते हुए अस्ट्राखन से दूसरे रशियन सिटी, और यहीं से यूरोप में एंट्री किया जाएगा, कैसे, रशियन रेलवे से। यानी कि हमारे पास रोडवेज भी है, वाटरवेज भी है और रेलवेज भी है, तीनों को यूज करते हुए। इससे क्या होगा, हमारा ट्रेड भी ज्यादा अच्छे से होगा। हमें ट्रेड पे जो खर्चा होता है, ट्रेड रूट पे इतना लंबा रूट ले जाने में, ये कम हो जाएगा। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा दिन लग जाता है, वो यहाँ पे कम हो जाएगा। यानी कि टाइम जो है वो कम लगेगा, इकोनॉमी ज्यादा बूस्ट होगा, ट्रेड ज्यादा बूस्ट होगा, इससे हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, टाइम कम लगेगा। ये सारा कुछ यहाँ पे देखा जा रहा था कि ये सब कुछ यहाँ पे फायदा हो रहा था। INSTC जो था वो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहा था। इसके बहुत सारे सब रूट थे, कुछ सब रूट ऐसे आ रहा था, ये सब कनेक्ट कर रहा था। तो ये बहुत ही इसके लिए, इंडिया के लिए ये भी रूट, ये भी अभी काम रुका हुआ है, यहाँ ये भी बहुत स्लो हो गया है ईरान पे सैंक्शन लगने के बाद। तो ये सारा मेजर इशू जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इंडिया को अब ईरान के साथ अपना टाई जो है वो रिसेट करना चाहिए। इससे इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। और इससे और दूसरा यहाँ पे और क्या यहाँ पे फायदा होगा इंडिया को, जैसे अगर हम देखें तो ईरान चाइना का इशू, हम लोग जानते हैं चाइना जो है वो पर्ल ऑफ सी, पर्ल ऑफ सी एक उसका प्रोग्राम है कि वो इंडिया को ऐसे घेरने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्वादर है, चाइना का यहाँ पे भी पोर्ट है, सॉरी यहाँ पे
हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। चाइना का यहाँ पे भी पोर्ट पे अपना काम कर रहा है, बांग्लादेश में काम कर रहा है, म्यांमार में काम कर रहा है, इधर कुछ डाउन में भी कुछ पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, हॉर्न ऑफ एशिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सब क्या है, तो ये इस तरह से इंडिया जो है, इंडिया भी चाइना पे नजर रख सकता है। यहाँ पे ओमान में जो डकम पोर्ट है, इंडिया कंट्रोल में लिया है। बांग्लादेश में कुछ पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, श्रीलंका में इंडिया कुछ पोर्ट को डेवलप कर रहा है। तो ये सबसे इंडिया भी चाइना पे कंट्रोल कर सकता है, जिसको कि इंडिया जो कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के जो कुछ स्कॉलर हैं, वो इसको क्या नाम दिए हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड, नेकलेस ऑफ डायमंड। इंडिया जो है वो चाइना पे हीरे का हार पहनाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि चाइना को कंप्लीटली गोल्ड से घेरने का प्रयास कर रहा है कि आप हमको अगर मोतियों का माला पहनाओगे तो हम आपको हीरे का हार पहनाएंगे। तो ये सब इसमें ये इम्पोर्टेंट एक कड़ी कौन बन जाता है, ईरान एक इम्पोर्टेंट कड़ी बन जाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि ईरान से हमारा जो रिलेशन है वो सुधरना चाहिए। उसके बाद अगला और आज का लास्ट जो हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है क्यूएस जो रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग आता है क्यूएस रैंकिंग, इस पे इंडिया जो है वो, इंडिया के जो टॉप यूनिवर्सिटी कौन किया है, वो किया है आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, बेंगलुरु। ये एक लीडिंग एजुकेशन नेटवर्क है जो अलग अलग पैरामीटर्स पे यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है। इसका जैसे कि अलग अलग परसेंटेज है। पहला क्या है, एकेडमिक रिप्यूटेशन पे 40% नंबर देता है कि आपका एकेडमिक रिप्यूटेशन क्या है। इम्प्लॉयर रिप्यूटेशन क्या है, 10% है। फैकल्टी का रेशियो क्या है, साइटेशन पर फैकल्टी, साइटेशन पर फैकल्टी में आपके यहाँ रिसर्च कितने होते हैं, इस पे 20% है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, आपके यहाँ इंटरनेशनल फैकल्टी कितने हैं, उस पर 5% है। इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके यहाँ कितने हैं, उस पर 5% है। तो इस तरह से ये सब पे रैंकिंग होता है, सब पे आधार पे ये सारा जो है वो 100 मार्क्स जो है वो ऐसे डिवाइड है। तो इसमें इंडिया का जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो कौन बना है, आईआईएससी। इससे पहले आईआईटी बॉम्बे रहता था, लेकिन आईआईएससी जो है वो बॉम्बे को रिप्लेस करके इस बार इंडिया का जो है वो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी बना है। तो ये मेजर पैरामीटर्स हैं। तो जैसे अभी जो हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो यूजीसी जो लाया था कि कौन से यूनिवर्सिटी के साथ आप कैसे टाई अप कर सकते हो, तो उसमें बोला गया है कि जो रैंकिंग है उसमें 500 के ऊपर या 1000 के ऊपर है, तो ही आप उसके साथ सारा जो है वो आप एजुकेशनल टाई अप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे आए हैं। टोटल ये 1000 यूनिवर्सिटी का रैंकिंग देता है, और इसमें कुछ मेनली आईआईटी और आईआईएससी और सारे यूनिवर्सिटी जो हैं वो, जो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर कौन है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो इंडिया का टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसका रैंक कितना है, ये 651 से 700 के बीच में इसका रैंक है। तो इस तरह से आज का डिस्कशन जो था वो मेजर 4 टॉपिक डिस्कस करने लगा था। अगर कोई एक टॉपिक और जो अगर बचा हुआ होगा आज का, तो हम वो अगले डिस्कशन में उसको लेते आएंगे। अगर आप लोग को ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ फायदा हुआ है, आपके लिए अगर ये यूजफुल हो, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हम और कुछ इसमें ऐड कर सकें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।